हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका रिविजन पर, आपका अपना फेवरेट इंटरैक्टिव एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं? आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमपी बोर्ड 2023 का रसायन विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं लेके आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ तो आपको वेबसाइट में बहुत सारी मिल जाएंगी। हम लेके आए हैं इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन को लाने के और आपको देखने के फायदे क्या क्या होंगे? इसके दो मेन फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा, जितना भी आपने पढ़ा है उस पढ़ने के जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे उनका आपका हो जाएगा रिवीजन। ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा, जब आप इस लेक्चर को देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किसी क्वेश्चन के लिए कितना लिखना होता है, कितना लिखूं, कैसे लिखूं और क्या किस तरीके से रिप्रेजेंट करूं और मुझे जितने सबसे ज्यादा नंबर मिले। ठीक है। तो ये भी आपको इस लेक्चर के अंदर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा एमपी बोर्ड 2023 का प्रश्न पत्र रसायन विज्ञान। तो हमारा सबसे पहला सवाल क्या बोलेगा? सबसे पहला सवाल बोलेगा परासरण दाब का सूत्र लिखो। इन चारों ऑप्शन में आप मुझे बताओ कि परासरण दाब का सूत्र क्या है। देखो, आपको एक सबसे इजी ट्रिक बताता हूँ। आपने ये तो पढ़ा होगा ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर आपको परासरण दाब का सूत्र याद करना है ना, तो यहाँ पर आपको पी को रिप्लेस कर देना है पाई से। ठीक है। आप इसे कर लो पाई वी इज इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, या एन आर टी, इसको एन कर लो आप, क्योंकि एन बाई वी जो होता है वो आपका सी होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पाई इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी। और ये जो आपका होता है, जो पाई है आपका, पाई होता है आपका परासरण दाब या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर एक, पाई इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी। देखो यही है, एन आर टी बाई वी। चलो जी, अगला देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास? अगला सवाल है वेग इज इक्वल टू के ए टू द पावर ऑफ 1/2 और बी टू द पावर ऑफ 3/2। इसके लिए आपको अभिक्रिया की कोटि को बताना है कि इसके लिए अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो चलो, आपके ऑप्शन है 5/2, 4/3, 2.5 या फिर 2। तो आप जल्दी से बताओगे कि क्या है? तो भैया इसका तो सीधा सा जवाब है, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे है? देखो, किसी भी अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? जो उसका वेग नियम होता है, वेग नियम में आपके जो रिएक्टेंट होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, इनका जो घातांक का योग होता है वो आपका क्या होता है? वो आपकी अभिक्रिया की कोटि होती है। अब इसको और इसको जोड़ो, 1/2 प्लस 3/2 कितना होगा? यार इतनी गणित तो आनी चाहिए, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, 12वीं में आ गए हो आप। 3 और 1 4, तो 4/2। 4/2 कितना हो गया? 4/2 हो गया आपका 2। अब ये मत कहना मास्टर जी आधा इंग्लिश आधा हिंदी कर रहे हैं। 4/2 नहीं, मतलब 4/2 जो भी कर लो। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 2। तो इसके लिए जो आपकी अभिक्रिया की कोटि है वो हो जाएगी 2। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आंतरिक संक्रमण तत्व कौन सा है? तो आपके पास कौन कौन से है जी? तो आपका स्कैंडियम हो गया, और ये मतलब स्कैंडियम नहीं, स्कैंडियम। ठीक है, तो स्कैंडियम हो गया, मरकरी और वेनेडियम और सीरियम। तो इनमें से बताओ आंतरिक संक्रमण तत्व कौन सा है? तो देखो सीधी सी बात है, आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? देखो, संक्रमण तत्व हमको पता है, जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं संक्रमण तत्व। लेकिन आंतरिक संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं जो आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जो आपके एफ समूह के एलिमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। तो स्कैंडियम का आपको पता है कि डी ब्लॉक का होता है, वेनेडियम का भी आपको पता है 3D सीरीज का होता है, मरकरी का भी आपको पता है कि डी ब्लॉक का होता है, 5D सीरीज के अंदर आता है। लेकिन जो सीरियम है आपका, सीरियम आपका 4F सीरीज के अंदर आता है। तो जो आपका सीरियम है, इसमें सीरियम हो जाएगा आपका आंतरिक संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। चलो जी, आगे बताते हैं, आगे क्या है? आगे है K2FeCN6। K2FeCN6 क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके अंदर Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो आपके ऑप्शन क्या है? +6, -4, +4 या +3। अब देखो, जो बच्चे पढ़े लिखे होंगे वो तो तुरंत के तुरंत जवाब दे देंगे, और जो बच्चे थोड़ा कम तैयारी किए होंगे वो बोल देंगे यार या तो 2 लिखा है 2 होगा, या 6 लिखा है 6 होगा, यही नंबर दिख रहे हैं मुझे। 2 लिखा नहीं है तो 6 एक ही जो है, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये बहुत सारे बच्चे करते हैं। मैं जब था मैं भी करता था, ऐसा नहीं करता था, मैं पढ़ता था, लेकिन इसलिए मैं क्या जवाब देता था? मैं जवाब देता था +4। अब देखो इसका जवाब +4 कैसे? देखो जी, ये है आपका 6, तो 6 माइनस के तो ये हो गए, क्योंकि साइनाइड का क्या रहता है? एक -1 रहता है, और 6 है इसके तो -6 हो गए। 2 हो गए आपके पोटेशियम के, ठीक है, 2 हो गए आपके पोटेशियम के, तो 2 लगा लो पोटेशियम के। आयरन की मान लेता हूं मैं x, ये हो गई आपकी आयरन की, और एक टोटल कितना होना चाहिए? 0। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x -4 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4।
ठीक है, तो इसमें जब मैं बात करूं कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +4। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। आगे है हमारे पास, ये देखो, अगर जिसने मेरा वो लेक्चर पढ़ा होगा हेलो एल्केन हेलो एरीन का, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल देखा होगा। क्या है क्वेश्चन, एल्काइल आयोडाइड, देखते रहना भैया, एल्काइल आयोडाइड प्रायः शुष्क एसीटोन में NaI के साथ एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की प्रतिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। क्या बोल रहा है कि एल्काइल आयोडाइड बनाया जाता है किसकी प्रतिक्रिया के साथ, NaI की प्रतिक्रिया के साथ, और आपके एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की प्रतिक्रिया के साथ, मतलब RX के साथ आपकी अभिक्रिया होगी और क्या बनेगा, RI। अब वो पूछ रहा है कि इस प्रतिक्रिया को क्या बोला जाता है, इस प्रतिक्रिया को आप क्या बोलते हो। तो ये रहे 4 ऑप्शन। अब जिसने पढ़ा है वो तो बता देगा। क्या बोलते हैं इसको, मैंने बताया भी था, इसको बोलते हैं फिंकलस्टीन अभिक्रिया। क्यों, मैंने ये बताया था कि इसमें देखो कभी भी एल्किल के साथ आयोडाइड बनाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने बताया था कि रिएक्शन खास क्यों है, क्योंकि आयोडाइड बनाना मुश्किल होता है। क्लोराइड बना लोगे, फ्लोराइड ब्रोमाइड आराम से बना दोगे, लेकिन आयोडाइड बनाना मुश्किल होता है। और ये काम किया था किसने, ये काम किया था फिंकलस्टीन ने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फिंकलस्टीन अभिक्रिया। चलो जी आगे बताओ, आगे क्या कहते हो आप। आगे आप कहते हो कि अल्कोहल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। चलो भैया, अल्कोहल अल्कोहल, जब भी अल्कोहल देखते हैं तो सबके चेहरे पर तो खुशी आ जाती है। पेपर में देख के भी आती है क्या, तो पेपर में देख के भी आ जाएगी। इजी सवाल है, आराम से नंबर आ जाएगा कि अल्कोहल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। अल्कोहल हम सबको पता है, ये होता है हमारा अल्कोहल। अब ये रहा सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करेगा, तो ये रहा आपका मेटल भी डाल दिया मैंने, तो क्या बनाएगा, इसको हटाएगा खुद आ जाएगा, तो ये करेगा RONA, सोडियम एल्कोक्साइड बना लेगा। सोडियम एल्कोक्साइड किसमें है, ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर 2, तो जवाब हो जाएगा RONA। चलो जी आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है, कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है, अब जल्दी जल्दी बता दो कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है। सारों के सारों को देखोगे तो आप एक चीज देखोगे कि सारे के सारे हैं तो क्या, COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। और सारों के सारों में और क्या देखोगे कि 2 कार्बन की ही चेन है, तो आप कहोगे 2 कार्बन की ही चेन है और सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एसिडिटी में बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क होता है। कितना होता है, तो बहुत ज्यादा। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे, ये है CF3, ये है CCl3, ये है CHCl2 और ये है CH3, मतलब यहाँ पर हो गया CF3, CCl3 और CHCl2 और CH3। ठीक है, ये 4 चीजें हो गई। अब देखो यहां पर क्या गेम बनेगा, ये एसिड तभी होगा ना जब ये अपना हाइड्रोजन दे पाएगा, मतलब लगभग लगभग इस तरीके से दिखाई देगा, ये एसिड तभी होगा। अब इस नेगेटिव चार्ज को कौन कितना ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है, उससे फर्क पड़ेगा कि किसकी एसिडिटी कितनी है। तो यहाँ पर CF3 सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, फिर लगाएगा CCl3, फिर लगाएगा CHCl2 और फिर लगाएगा CH3। CH3 तो उल्टा प्लस आई लगाएगा, तो इसीलिए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ CF3COOH। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा माइनस आई लग रहा है F3 की वजह से। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका जवाब। चलो जी आगे देखते हैं। हमारे जो ये तो 7 नंबर हो गए, अब 7 नंबर के बाद हमें आगे भी नंबर चाहिए। आगे क्या नंबर आते हैं, आगे हमारा जल की मोलरता होती है। अब ये बताओ जल की मोलरता कितनी होती है, उससे पहले ये बताओ मोलरता क्या होती है। चलो मैं बता देता हूँ यार, तुम तो क्या ही बताओगे, तुम बताते तो नहीं हो, तुम बस देखते रहते हो। तो जल की मोलरता होती है 55.5, ये याद कर लेना, याद कर लेना। नहीं हो पाता है तो कर लेना यार, क्यों नहीं कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ तो आप याद कर लो। तो 55.5 कैसे होती है, देखो सिंपल है। मोलरिटी होती क्या है कि मोल की संख्या 1 लीटर के अंदर, तो मतलब आप 1 लीटर तो ले ही रहो, ठीक है, तो 1 लीटर मतलब आप 1000 ग्राम तो ले ही रहोगे, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो लगभग 1 होती है। इसको 18 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 होता है, तो कितना आ गया 55.5 आ गया। और क्योंकि 1 लीटर ही है तो डिवाइड कर लो 1 से, 1 हो जाएगा, 1 लीटर ही है क्योंकि, तो 55.5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो वाटर की जो मोलरिटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 55.5। चलो आगे देखते हैं। चलो मैं एक काम करता हूँ, सारे के सारे पहले क्वेश्चन ले आता हूँ, फिर सारों के सारों का आंसर एक ही बारे में लिखूंगा। तो जल की मोलरिटी की हमने बात कर ली। फिर ये बात करता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका मान होता है 0। इसका भी आंसर लिख देता हूँ 55.5। इसका जवाब होता है 0। 0 क्यों, क्योंकि ये है ही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE बोलते हैं इसको,
इसका जब भी आपसे कोई पूछे कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कितना होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, तो वो होता है 0। क्यों? क्योंकि इसी के रिस्पेक्टिव में, इसी के सापेक्ष में आप दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव नापते हो, इसीलिए इसका हम कितना मानते हैं, इसका हम मानते हैं 0। एक्चुअल में 0 नहीं होता, लेकिन हम 0 मानते हैं। चलो जी, नेक्स्ट है Na2+ का रंग क्या होता है। Na2+ क्या है? Na2+ आपका आयन है। अब ये कह रहा है इसका रंग क्या होता है। अब आप कहोगे मुझे इसके रंग से क्या लेना देना। अरे बिल्कुल लेना देना है भैया, केमिस्ट्री है, सब कुछ लेना देना है। इसका रंग क्यों होता है, सबसे पहले ये बता देता हूँ क्यों। क्योंकि इसमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। Na2+ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना, आपको मिलेगा इसके अंदर, आपको क्या मिलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन की वजह से क्या होगा, इसमें कलर आएगा, कलर आएगा। अब ये जो कलर आएगा, इसीलिए वो पूछ भी रहा है कि इसका कलर क्या होता है, जो कलर आएगा। तो इसका कलर होता है, इसका कलर होता है ग्रीन। ग्रीन मतलब हरा, ये हरे कलर का होता है। अगर आप देखो, अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं, जरूरी नहीं Na+2 सिर्फ और सिर्फ हरा कलर देगा। जब ये पानी के साथ होता है, जब ये हाइड्रेट कंडीशन में होता है, तब ये हरे कलर का होता है। अगर ये एनहाइड्राइड हो तो ये पीले कलर का होता है। अगर आप Na+2 को एनहाइड्राइड कंडीशन में लेते हो तो ये पीले कलर का होता है। लेकिन जनरली जब आपसे इस पेपर में पूछा जा रहा है तो आप बताओगे कि ये हरे कलर का होता है। चलो जी, अब है EDTA का रासायनिक नाम बताओ। तो EDTA का रासायनिक नाम क्या होता है, EDTA। ये नहीं, पूरा का पूरा लिखना है। तो पूरा पूरा क्या होता है आपका, इथिलीन या एथिलीन। एथिलीन, एथिलीन का E हो गया। अब D से क्या आएगा, डाई, फिर एमीन, एथिलीन डाई एमीन। फिर T से क्या आएगा, टेट्रा, एथिलीन डायमीन टेट्रा। फिर एसीटेट। अब ये नाम कैसे पड़ गया आपका भैया, इतना लंबा चौड़ा नाम कैसे पड़ गया। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है, देखो ये आपका आ गया, ये आपका आ गया क्या, ये आपका आ गया एथीन। एथीन के बाद ये क्या आ गया आपके, ये आ गया आपके डायमीन, ठीक है। और ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका एसीटेट। इस तरीके से आपके CH3COO-, इस तरीके से आपके चारों एसीटेट चारों कोनों में लग जाएंगे, इसलिए इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये आपका EDTA का नाम हो गया। चलो भैया, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि विटामिन बी टू का रासायनिक नाम बताओ। तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या होता है, ये रासायनिक नामों ने बड़ा परेशान किया यार। इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। ये रासायनिक नाम होता है किसका, विटामिन बी टू का। विटामिन हमारे शरीर में जरूरी क्यों होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कब से, जब हमने आपको पढ़ाया था बायोमोलिक्यूल्स या जैव अणु। और वहां पर भी आपको बताया हुआ है कि विटामिन बी टू का जो रासायनिक नाम क्या होता है, वो होता है राइबोफ्लेविन। चलो भैया, अगला क्या है, अगला है मेथिलअमीन। अमोनिया की अपेक्षा क्षारीय है। तो मेथिलअमीन, मेथिलअमीन क्या हुआ, मेथिलअमीन हुआ CH3NH2, मेथिलअमीन। अब ये पूछ रहा है मेथिलअमीन अमोनिया की तुलना में, अमोनिया हो गया ये। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में से क्षारीय में क्षारीयता का क्या करना है। तो मतलब ये बोल रहा है मेथिलअमीन अमोनिया की अपेक्षा क्षारीय है, मतलब अधिक क्षारीय है कि कम क्षारीय है। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में क्षारीयता किसकी वजह से आएगी, किस चीज की वजह से आएगी। सीधी सी बात है, दिख रहा है भैया, लोन पेयर की वजह से आएगी, जो आपका इलेक्ट्रॉन का युग्म है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन युग्म जो जल्दी देगा वही ज्यादा क्षारीय होगा। ठीक है, अब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म पहले देगा कि ये पहले देगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर इसका प्लस आई का इफेक्ट लगेगा। तो प्लस आई का इफेक्ट लगेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये जल्दी बाहर निकल जाना चाहिए। कायदा तो यही कहता है कि जल्दी बाहर निकल जाएगा। इसीलिए जो आपका मिथाइल अमीन होगा वो अमोनिया की अपेक्षा क्या होगा, अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होगा। ठीक है, तो ये आप याद कर लो कि मिथाइल अमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय है। क्यों, क्योंकि आपका जो मिथाइल समूह है वो अमोनिया के नाइट्रोजन पर प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, जो लोन पेयर है वो आसानी से बाहर निकल जाता है। चलो आगे देखते हैं जी, आगे क्या है। वाह यार, कितना साफ लग रहा है ना, वाह। आगे देखते हैं, आगे है मोलर चालकता का सूत्र लिखिए। तो मोलर चालकता का सूत्र क्या होता है, लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000/c। अब इन सबका हमें मतलब भी पता है। ये हो गई हमारी मोलर चालकता, ठीक है, ये हो गई हमारी सांद्रता, ये हो गई हमारी विशिष्ट चालकता। तो मोलर चालकता इज इक्वल टू कापा इंटू 1000/c। तो ये हो गया आपका मोलर चालकता का सूत्र।
चलो जी आगे देखते हैं, आगे हमसे क्या कहा जा रहा है। आगे हमसे कहा जा रहा है शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या होगी? वो होगी आपकी मोल, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो मैंने अगर आपको, मेरी एक कली होगी वैशाली करके, उसने आपको एक चीज बताई होगी। क्या बताया होगा? कि अगर आप लीटर की पावर में एक जोड़ दोगे ना, तो आपको एक चीज पता लगेगी। क्या पता लगेगी? आपको ये पता लगेगा कि उस अभिक्रिया की कोटि कितनी है। अब अगर आप इसमें एक जोड़ दो, देखो अभी इसको आप हटा दो, देखो अभी इसको आप अगर हटा दो, अब अगर आप इसमें एक जोड़ोगे तो एक जोड़ने से क्या मिलेगा? एक जोड़ने से आपको मिलेगी अभिक्रिया की कोटि। देखो इसमें आप एक जोड़ोगे तो कितना होगा? माइनस एक और प्लस एक, माइनस एक और प्लस एक हो जाता है जीरो। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी जिसके लिए भी ये दर स्थिरांक की इकाई होगी? वो होगी जीरो। वैसे ही अगर आप देखोगे सेकंड इनवर्स के लिए, तो देखो यहाँ लीटर की पावर कितनी होती है? जीरो ऑलरेडी, क्योंकि एक हो गया। इसमें आप एक जोड़ोगे तो एक जोड़ते ही आपको क्या मिलेगा? एक जोड़ते ही आपको मिलेगा एक। जीरो प्लस एक एक होता है। इसीलिए जब भी आप बात करो सेकंड इनवर्स की, तो सेकंड इनवर्स प्रथम कोटि की अभिक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई होती है। चलो ये एक ट्रिक हो गई जो आपको याद आ गई। अगर मान लो आपसे बाद में भी कभी पूछे कि आपको किसी ने इकाई दे दी और उसमें पूछे कि ये किस अभिक्रिया की कोटि की दर स्थिरांक की इकाई है, तो आप इस ट्रिक से भी पता लगा सकते हो। चलो आगे बात करते हैं। आगे है स्कैंडियम। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए कि भैया देख रो, अब स्कैंडियम कितना आराम से बोला जा रहा है। तो स्कैंडियम, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? विन्यास कब लिखते हो आप? विन्यास लिखने के लिए आपको उस तत्व का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक होता है 21। अब 21 का अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? 1s2, वाह भाई, और 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2 और 3d1। क्यों? क्यों इसमें ऐसा क्यों लिखा मैंने? 4s पहले लिख दिया, 3d बाद में लिखा, क्योंकि 4s की जो एनर्जी होती है वो कम होती है 3d के मुकाबले। ठीक है, और जब मैं इसको यहां से लेके यहां तक के तरह लिखता हूँ, तो मैं एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में लिखता हूँ। जैसे यहाँ था एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, तीन। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि 4s की जो एनर्जी होती है वो 3d के मुकाबले कम होती है। ठीक है, और स्कैंडियम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता है वो कहाँ जाता है? डी ऑर्बिटल के अंदर, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम संक्रमण तत्व भी बोलते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। चलो जी आगे बात करो, आगे क्या है हमारे पास? आगे हमारे पास डीडीटी का रासायनिक नाम लिखिए। अरे यार कितने रासायनिक नाम है। तो डीडीटी का अगर हमको स्ट्रक्चर पता होगा तो क्या पता होगा? डीडीटी का अगर मेरे को स्ट्रक्चर पता होगा तो, डीडीटी का स्ट्रक्चर अगर मुझे पता हो तो ये नाम तो मुझे तभी आएगा समझ में, है ना? CCl3CHO, इस टाइप से इसके साथ रिएक्शन होती है और फिर इस तरीके से वो O बाहर निकाल लेता है और ये आपका बच जाता है। इस तरीके से आपका DDT बनता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम क्या होता है? डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, एथिल। चलो जी लिख के दिखा देता हूँ, लिख के दिखा देता हूँ। तो DDT, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डी, तो डाई, डाइक्लोरो। चलो जी मैंने दिखाया था डाइक्लोरो होता है। फिर मैंने दूसरे डी से क्या बताया था? डाइफिनाइल। फिर मैंने डाइफिनाइल भी बताया था, ठीक है, कि डाइफिनाइल है। फिर मैंने क्या बताया था टी से? ट्राइक्लोरो, क्योंकि फिर एक तीन क्लोरो भी है वहां पर, ट्राइक्लोरो। और फिर लास्ट में हम इसको एंड किससे करेंगे? ट्राइक्लोरो एथेन से। तो ट्राइक्लोरो एथेन। तो ये हो गया आपका डीडीटी का नाम, और साथ ही साथ हमने आपको क्या बताया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मुझे पता है क्या याद आता है? मुझे ये याद आता है जब मैं अपनी 12वीं बोर्ड का पेपर दे रहा था, तो मेरे उसमें भी सेम सवाल आया था कि डीडीटी का नाम लिखो। लिटरली यही सवाल मेरे उसमें डिट्टो पूछ लिया। तो मेरे को क्या था, मेरे को डीडीटी का स्ट्रक्चर पता था, मेरे को नाम याद नहीं था। मैंने कहा स्ट्रक्चर तो मुझे पता, तो मैं नाम भी निकाल लूंगा। तो वहां से मुझे पता लग गया था कि डाइक्लोरो है, डाइफिनाइल है, और ट्राइक्लोरो एथेन। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या तो स्ट्रक्चर याद रख लो या नाम याद रख लो। चलो भाई आगे बताते हैं। आगे है युग्मन अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो युग्मन अभिक्रिया आपको पता होगी कि युग्मन अभिक्रिया कहाँ होती है। आपको पता होगा जब आप एजोडाई बनाते हो, एजोडाई जब आप बनाते हो तो आपकी युग्मन अभिक्रिया होती है। तो देखो युग्मन अभिक्रिया कैसे होती है। तो युग्मन अभिक्रिया में क्या होता है आपका? युग्मन अभिक्रिया में आपका क्या यूज होता है? N2Cl। ठीक है, N2Cl आपकी युग्मन अभिक्रिया में यूज होता है।
क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट की आपने रिएक्शन किसके साथ करवानी है, आपको करवानी है इसकी रिएक्शन, आप करवा दो किसके साथ, आप करवा दो नेफ्थॉल के साथ। नेफ्थॉल के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एजोडाई। एजोडाई कैसा मिलेगा भैया, आपको मिलेगा ऐसा कुछ एजोडाई, यहां से N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एजोडाई। इसको हम बोलेंगे एजोडाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ये आपका एजो समूह। अगर आप यहाँ N2Cl की अगर आप फॉर्मेशन देखते हो तो N2Cl आपको इस तरीके का दिखाई देता है ना, इस तरीके का दिखाई देता है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पर एजो समूह मिलता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये है आपकी एजोडाई। और एजोडाई की जो अभिक्रिया होती है, एजोडाई बनाने की जो अभिक्रिया होती है, ये आपकी एक कपलिंग रिएक्शन होती है। कपलिंग रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मान लो आपसे कोई पूछे कि कपलिंग रिएक्शन क्या होती है, आपसे आगे की युग्मन अभिक्रिया क्या होती है, तो युग्मन अभिक्रिया में क्या होता है, दो अणु मिलते हैं, दो अणु जस्ट मिल जाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे कंडेंसेशन में होता है या संघनन में होता है तो दो अणु मिलते तो हैं, लेकिन साथ ही साथ किसी ना किसी छोटे अणु का निष्कासन होता है। यहाँ पर आप देखोगे किसी छोटे अणु का निष्कासन नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पर आपका सीधा सीधा आपका बन गया एजोडाई। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये एजोडाई बन गई या युग्मन अभिक्रिया हो गई। चलो आगे देखते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र लिखिए। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है, वो होता है बेंजिल बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड। हाँ जी, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का जो सूत्र होगा वो होगा ये होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र। अच्छा, ये तो सूत्र नहीं हुआ, ये तो आपका हो गया स्ट्रक्चर। तो सूत्र भी इसी से बना लो ना यार। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए आपके पास, कितने कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन भी देख लो, 1 2 3 4 5, 5 आपके पास क्या हो गए, 5 हो गए आपके पास हाइड्रोजन। अब क्या बारी आती है, अब बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितने हो गए आपके पास, 2। और अब क्या बारी आती है सल्फर की और क्लोरीन की, या तो सल्फर पहले लिख लो SO2Cl। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका हिल्सबर्ग अभिकर्मक। चलो भैया आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है हमारा सवाल। आगे कहता है प्रोटीन के मोनोमर का नाम लिखिए। आपको पता होगा प्रोटीन कब बनते हैं, प्रोटीन तब बनते हैं जब अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। जब अमीनो अम्ल के बीच में पेप्टाइड बंध बनेगा तभी तो, जब बहुत सारा बंधन हो जाएगा तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा पहले तो न्यूक्लियोटाइड, फिर जब उसमें भी बहुत ज्यादा बंधन हो जाएगा तब आपको जाके मिलेगा प्रोटीन। लेकिन ये सब शुरू कहां से हो रहा है, ये सब शुरू हो रहा है आपका अमीनो अम्लों से। तो प्रोटीन के मोनोमर क्या हो गए, प्रोटीन के मोनोमर हो गए अमीनो अम्ल। वाह भाई वाह, अब हमको ये भी समझ में आ गया कि अमीनो अम्ल हो गए। चलो आगे देखते हैं आगे क्या। अभी आगे सवाल है हमारा कि मोल अंश की परिभाषा लिखिए। तो मोल अंश क्या होता है, देखो सबसे पहली बात लिखा है मोल, फिर लिखा है अंश। मोल हमको पता है, अंश हमको वैसे चलो नहीं पता तो मैं बता दूं। तो मोल अंश क्या होता है, जब मान लो दो घटकों का मिश्रण है, दो से ज्यादा घटक भी हो सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि दो घटकों का मिश्रण मान के चलो। आपको अगर ज्यादा अच्छे से लिखना तो अनेक घटकों का मिश्रण भी मान सकते हो, अभी के लिए दो मान के चलो। अगर मान लो आपके पास दो घटकों का मिश्रण है, ठीक है, अब आपको ये बताना है कि किसी का मोल अंश कितना है। तो मोल अंश ये बताने का तरीका है कि उस मिश्रण के अंदर उस उस एक अवयव का कितना मोल प्रेजेंट है, कितना मोल प्रेजेंट है सापेक्ष में किसके, कुल मोलों की संख्या के। मतलब अब देखो क्या मतलब है कि कुल मोलों की संख्या के सापेक्ष में उस घटक के कितने मोल प्रेजेंट है। तो अगर मुझे बताना है कि मोल अंश क्या है, तो मोल अंश अगर जैसे मैं साई से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको साई बोलते हैं, काई, सॉरी नॉट साई, काई बोलते हैं इसको, कि काई ए इज इक्वल टू, तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने क्या बोला कि उस एक घटक के मोलों की संख्या किसके सापेक्ष में, कुल मोलों की संख्या के सापेक्ष में। अगर मान लो एक मिश्रण मेरे पास ए और बी का मिश्रण है मेरे पास, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि ए के मोलों की संख्या किसके सापेक्ष में, कुल मोलों की संख्या के सापेक्ष में, ए के मोलों की संख्या के और बी के मोलों की संख्या के योग के सापेक्ष में। तभी तो क्या हुआ, तभी वो कुल हुआ। वैसे ही अगर मुझे बी के लिए निकालना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब यहाँ पर एक कमाल की बात यह है कि दोनों का जो मोल अंश है इनका योग कितना होगा, इनका योग होगा हमेशा ही एक। वैसे ही अगर मान लो एक से ज्यादा घटक है, मैं सी भी लेके आता हूं, तो यहाँ पर एनसी आ जाएगा, यहाँ पर एनसी आ जाएगा, और अगर मेरे को एनसी के लिए कैलकुलेट करना है या एनसी के लिए निकालना है तो एनसी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एनसी हो जाएगा। और फिर क्या होगा, काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी इज इक्वल टू
1। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोल अंश क्या होता है। चलो भाई आगे देखते हैं। आगे है मेरे पास क्या, विलियन की परिभाषा लिखी है। वाह यार, विलियन की परिभाषा भी पूछ ली, मोल अंश की भी पूछ ली, कुछ और भी पूछ लेते हैं। चलो हम बता ही देते हैं कि विलियन क्या होता है। तो विलियन मिश्रण ही होता है, लेकिन कैसा मिश्रण होता है? विलियन एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मतलब होमोजेनस, होमोजेनस मिश्रण होता है। अब इस मिश्रण की खासियत क्या होती है? इस मिश्रण की खासियत ये होती है कि आप दोनों घटकों को पृथक्करण आसानी से नहीं कर सकते। दोनों घटकों का पृथक्करण आसानी से नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो सकता है, लेकिन आसानी से नहीं हो सकता। अगर आप सिंपल फिल्ट्रेशन करोगे तो आप सोचोगे मैं अगर फिल्टर कर लूं और फिल्टर के बाद मुझे दो घटक अलग अलग मिल जाए, तो ऐसा नहीं होने। तो जो आपका विलयन होता है वो दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण होता है, जिसको अलग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपके घटकों का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। हो सकता है 10⁻⁻8 10⁻⁻9 मीटर का जाए, लगभग इस कोटि का होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कि ये एक विलयन है। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारे पास? आगे है हमारे पास सॉल्ट ब्रिज के कार्य लिखिए। ये सवाल आपका 2 नंबर में पूछा गया है, तो आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सॉल्ट ब्रिज के क्या कार्य होते हैं? देखो हमको इतना तो आता ही है, बहुत सिंपल सा है। केमिस्ट्री में यार नंबर लाना बहुत हार्ड नहीं होता। केमिस्ट्री में अगर आपको नंबर लाने ना, आपको बहुत छोटा मोटा ही पढ़ना होता है। 2023 में पूछे हुए सवाल है। सॉल्ट ब्रिज के कार्य लिखना है, 2 नंबर में पूछा है भाई, कितने ही कार्य होते हैं सॉल्ट ब्रिज के। सॉल्ट ब्रिज में पता है ना, ये आपका एक कैथोड एक एनोड अगर ऐसे लेके चले तो ये आपका सॉल्ट ब्रिज होता है। तो सॉल्ट ब्रिज का सबसे पहला कार्य तो आपको देख के ही पता लग जाएगा क्या होता है भाई। सॉल्ट ब्रिज का सबसे पहला कार्य होता है सर्किट को कंप्लीट करता है। जो आपका सर्किट है, जो पूरा का पूरा आपका परिपथ है, ये इस पूरे के पूरे परिपथ को करता है पूरा। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज का सबसे पहला काम क्या है कि सर्किट को कंप्लीट करता है, या पूरे के पूरे आपके परिपथ को पूर्ण करता है। और इसका दूसरा काम क्या होता है? देखो, अगर यहाँ पर आपके आयन डिस्चार्ज होंगे, यहाँ पर आपके आयन निकलेंगे, यहाँ पर आपके आयन अंदर की साइड जाएंगे, इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, मान लो ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? जो आपके विलयन होंगे, विलयन के अंदर जो आपका चार्ज होगा, जो आवेश होगा, उसमें क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस आ जाएगा या असंतुलन आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो असंतुलन आपका आ रहा है, इसको कोई बैलेंस करने के लिए भी तो चाहिए, इसको संतुलन में लाने के लिए भी तो चाहिए, तभी तो ये सेल काम करता रहेगा। और ये आवेश का संतुलन होता है, ये आवेश के संतुलन का काम करता है आपका लवण सेतु या सॉल्ट ब्रिज। ये होते हैं आपके सॉल्ट ब्रिज के कार्य। 2 नंबर में पूछा तो अगर आप 2 डिफरेंस भी लिख दोगे तो बहुत है। ठीक है कि भैया क्या क्या कार्य होता है इसके। अगला क्या है? फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। तो फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या बोलता है भैया? फैराडे का जो प्रथम नियम है ना, वो बहुत सिंपल। फैराडे ये बोलता है कि अगर आपको मान लो ये आपको विद्युत अपघटन कराना है, तो फैराडे ये बोलता है कि आप जितनी देर तक करंट डालोगे, उतना आपका ज्यादा जो अपघटन है वो उतना ज्यादा होगा। मतलब उतना ज्यादा आपका डिपोजिशन होगा, उतना ज्यादा आपका जमावड़ा होगा वहां पर, जो भी आपका जिसका भी आप अपघटन करा रहे हो। ठीक है, तो फैराडे का प्रथम नियम बहुत सिंपल नियम। फैराडे का प्रथम नियम ये कहता है कि भैया जब भी आपको विद्युत अपघटन कराना है, तो जितनी भी देर तक आप विद्युत धारा का प्रवाह करोगे, उतना ही ज्यादा आपका अपघटन होगा और उतना ही ज्यादा आपका जमावड़ा वहां पर चालू हो जाएगा, उतना ही ज्यादा वहां पर आपका जो पदार्थ है वो जमा हो जाएगा। तो आगे है हमारे पास सवाल। सवाल क्या है कि प्रतिक्रिया की आणविकता और प्रतिक्रिया की कोटि के बीच कोई दो अंतर लिखना है। प्रतिक्रिया की आणविकता क्या होती है और उसकी कोटि क्या होती है। चलो, ये भी मेरी दोस्त ने आपको बताया होगा कि क्या क्या होती है, लेकिन उसके साथ साथ मैं भी बता देता हूँ क्योंकि मेरा काम भी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोटि की, और फिर हम बात करेंगे आणविकता की। तो कोटि क्या होती है भैया? कोटि होती है जो वेग नियम होता है, वेग नियम में शामिल प्रतिक्रियाशील प्रजातियों के घातांकों का योग। मतलब प्रतिक्रियाशील प्रजातियां कौन कौन सी हुई? जैसे मान लो आपका ये वेग नियम है, ये हो गया आपका रेट, या फिर आपने लिख दिया यहाँ पर दर, इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। मतलब अब ये अगर आपका है क्या, ये है आपका वेग नियम। इस वेग नियम में जो प्रतिक्रियाशील प्रजातियां हैं, उनकी घातांकों का जो योग है, जो घातांकों का योग है एक्स प्लस वाई, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अभिक्रिया की कोटि। अगला क्या है? अभिक्रिया की कोटि प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित होती है। मतलब अगर मुझे अभिक्रिया की कोटि को निकालना है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा? मैं इसके लिए करूंगा एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग करूंगा। प्रयोग करने से मुझे क्या मिलेगी कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। वहीं पर अगर मैं बात करूं अभिक्रिया की आणविकता, तो ये क्या होती है?
ये होती है प्राथमिक अभिक्रिया में एक साथ टकराव में शामिल प्रतिक्रियाशील प्रजातियों की संख्या। मतलब आपका जो प्राथमिक प्रतिक्रिया है, जो प्राइमरी रिएक्शन है, उसमें एक साथ कितनी प्रतिक्रियाशील प्रजातियां हैं जो टकराव में शामिल हैं। जैसे मान लो किसी एक इंस्टेंट पर दो दो स्पीशीज हैं जो टकरा रही हैं और उस टाइम पर आपकी रिएक्शन हो रही है, आपकी प्राथमिक अभिक्रिया है। तो इस केस में जो आपकी आणविकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2। अब अब ये कह रहा है कि जो आणविकता होती है वो अवधारणा प्रकृति में सैद्धांतिक है। मतलब इसको आप किससे निकालते हो? इसको आप निकालते हो थ्योरी से, सैद्धांतिक है। जबकि इसको आप किससे निकालते हो? इसको आप निकालते हो एक्सपेरिमेंट से। ये हो गए आपके दो डिफरेंसेस। चलो जी, आगे देखते हैं। आगे हम क्या देखते हैं? आगे हम देखते हैं दर और दर स्थिरांक के बीच कोई दो अंतर। अब दर क्या होता है और दर स्थिरांक क्या होती है? तो देखो भाई, आपको ये पढ़ा होगा वेग। यार कैसा वेग लिखा है मैंने, आप अच्छा लिखना। हाँ, जिसकी राइटिंग अच्छी हो। के और लेट से यहां पर मैंने लिख दिया ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। अब आपसे पूछ रहा है कि दर और दर स्थिरांक में अंतर। तो ये है आपकी दर और ये है आपका क्या? ये है आपका दर स्थिरांक। अब देखो अंतर क्या होता है। अंतर ये होता है कि देखो, दर स्थिरांक कब बदलता है? दर स्थिरांक सिर्फ और सिर्फ तभी बदलेगा जब आप तापमान में चेंज करोगे। जब आप तापमान को आगे पीछे करते हो तब आपका जो दर स्थिरांक है उसमें चेंज होता है। ठीक है। वेग में चेंज आप कब कब कर सकते हो? जब आप इसकी सांद्रता को चेंज करो, इसकी सांद्रता को चेंज करो। अगर आप सांद्रता में थोड़ा बहुत परिवर्तन करोगे तो आप वेग को परिवर्तित कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिखेगा, अगर आप सांद्रता को परिवर्तित करोगे तो वेग परिवर्तित होगा। लेकिन जो आपका दर स्थिरांक है, दर स्थिरांक परिवर्तित नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ तभी परिवर्तित होता है जब आप तापमान में चेंजेस करते हो। जब आप तापमान में परिवर्तन करोगे तो आपके दर स्थिरांक में परिवर्तन होगा। जबकि वेग में परिवर्तन कब होगा? जब आप सांद्रता को परिवर्तित कर दो, तापमान को परिवर्तित कर दो। इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स है। आप आयतन को परिवर्तित कर दो, इस तरीके से आपके बहुत सारे फैक्टर्स है। प्रेशर को परिवर्तित कर दो तो वेग में आपका परिवर्तन आ जाता है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है, इसमें फर्क पड़ता है आपके यूनिट्स का। जो आपकी वेग की यूनिट होती है, देखो यूनिट तो दोनों की वैसे ही अगर हम देखें तो क्या होती है? सांद्रता बाय टाइम। लेकिन वेग में सांद्रता बाय टाइम रहेगी लेकिन जो यहाँ पर आपके दर स्थिरांक की जो यूनिट होती है वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है, वो निर्भर करती है कि आपकी अभिक्रिया की कोटि क्या है। जब हम कहते हैं ना कि किस कोटि की अभिक्रिया है, उसके लिए दर स्थिरांक की इकाई अगर शून्य कोटि के लिए है तो मैंने अभी बताया था कि उसमें किस तरीके से लीटर की पावर में फर्क पड़ता है। शून्य कोटि के लिए है तो लीटर इनवर्स मोल पर सेकंड रहता है, और प्रथम कोटि की है तो सेकंड इनवर्स रहता है। इस तरीके से जब आपकी कोटि क्या है, उसकी कोटि पर आपके दर स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है। जबकि जबकि ये सेम केस आपका वेग में लागू नहीं होता। तो ये हो गए आपके दो अंतर। चलो जी, अगला सवाल क्या है मेरे पास? अगला सवाल है कि निम्नलिखित उप सहसंयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। अब मेरे पास यहाँ पर दो यौगिक है। कौन कौन से? पहला है मेरे पास CONH3 का होल 6 Cl3 और अगला है मेरे पास K2NiCl4। चलो जी, अब अगर इन दोनों के मुझे नाम लिखने हैं तो इन दोनों के नाम क्या क्या रहेंगे? तो अभी देख लो। तो पहले वाले का नाम देखो, पहले वाले में क्या है? पहले वाले में पहले तो देख लो यार, ये जो ब्रैकेट है ना इधर आए, तो ये जो है ये क्या है? हेक्सा अमीन। देखो ये क्या है आपका? ये है आपका अमीन ग्रुप और इसमें कितने हैं आपके? 6 हैं। तो क्या बोलोगे आप? आप इसको बोलोगे कि ये है आपका हेक्सा अमीन। तो हेक्सा अमीन तक तो हमको समझ में आ गया कि ये हेक्सा अमीन। ठीक है, या फिर आप इसको सीधा सीधा लिखो कि ये है आपका क्या? हेक्सामीन। ठीक है, तो आपने ये तो बता दिया कि आपके पास हेक्सामीन। हेक्सामीन अब क्या है आपके पास? अब आप देखो कि यहाँ पर जो आपका मेटल है, यहाँ पर जो आपकी धातु है वो क्या है? वो है कोबाल्ट। तो हेक्सामीन के बाद आप क्या लिखोगे? कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट लिख दिया। अब आप ये देखो कि इस कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या है। अब आप यहाँ देखोगे कि अमीन तो क्या होता है? अमीन आपका उदासीन होता है, तो ये तो फर्क डालेगा नहीं। अब यहाँ पर फर्क कौन डालेगा? फर्क डालेगा आपका क्लोरीन। तो क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर? क्लोरीन है आपके यहाँ पर 3। तो इसीलिए जो आपकी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हेक्सामीन कोबाल्ट 3 और फिर आपका आ जाएगा एनायन या फिर ऋणायन, तो ये हो जाएगा क्लोराइड। तो आपके जो पहले यौगिक का नाम होगा वो होगा हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। और अब आपका जो दूसरा है,
जो आपका दूसरा आपका यौगिक है इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखेगा K2NiCN4 में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर किसका नाम लिखना होगा, इस वाले मेटल का। तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले, अगर आपको याद हो कि इनके IUPAC नाम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप जो बाहर में मेटल होता है उसका नाम लिखते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिखा किसका, पोटेशियम का। इसमें कितने नंबर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर पोटेशियम है तो मैंने पोटेशियम लिख दिया। अगला मेरे पास क्या है, अगला मेरे को फिर बताना है कि कितने लिगेंड है। तो यहाँ कितने हैं, यहाँ है मेरे पास 4। तो 4 के लिए हम क्या बोलते हैं, 4 के लिए हम बोलते हैं टेट्रा। टेट्रा, ठीक, टेट्रा। अब ये क्या है, ये है साइनाइड। तो साइनाइड के लिए हम क्या बोलते हैं, साइनाइड के लिए हम बोलते हैं साइनो। टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो। अब यहाँ पर हमें देखना है निकिल। अब देखो निकिल की कितनी है, निकिल में आपका क्या है, देखो K2NiCN4। तो Cn भी -1 लेके आएगा, और -4 इसके ले लो, इसका ले लो x, और इसके ले लो +2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x हो जाएगा कितना, 2। तो निकिल की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो हो जाएगी कितनी, 2। तो पोटेशियम टेट्रासाइनो, और यहां पर आप क्या बोलोगे, टेट्रासाइनो निकिल 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पोटेशियम टेट्रासाइनो निकिल 2, या निकलेट बोलेंगे उसको, देख लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, आगे है हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को उदाहरण सहित परिभाषित करो। देखो अभी मैं पिछली बारी में भी अगर आप देखोगे तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहा था कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो अब ये बोल रहा है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को उदाहरण सहित परिभाषित करो। तो अगर मैं देखो यहाँ पर देखूं कि अगर मेरे को लेके चलना है यहाँ पर K4FeCN6, चलो अगर मैं इसको इस तरीके से लेके चलता हूँ, K4FeCN6 को लेके चलता हूँ। अब यहाँ पर जो आपका केंद्रीय, देखो सबसे पहले उसने बोला है कि आपको उदाहरण सहित परिभाषित करना, तो ये मैंने ले लिया उदाहरण। अब मेरे को क्या लिखना है, अब मेरे को लिखना है परिभाषा। अब परिभाषा में मैं बताऊंगा कि भैया इसमें देखो ये क्या है आपका, ये है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी स्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पोटेशियम का जो चार्ज है, पोटेशियम का जो आवेश है वो कितना रहता है, वो रहता है +1। साइनाइड का कितना रहता है, साइनाइड का रहता है -1। अब ऑक्सीकरण अवस्था क्या है आपके केंद्रीय धातु परमाणु की, तो आप कैसे बताओगे, आप ये बताओगे कि जब आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु है, जब उसने पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कर लिया, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कर लिया, और अब जो इसमें जो आपके पास चार्ज बनेगा, ठीक है, जो भी आपकी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बनेगी वो इस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है, ठीक है। जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर 4 पोटेशियम के +1, ठीक है। तो ये आपका कितना कंट्रीब्यूशन देंगे, +4 का। अब वहां पर आपने क्या बताया कि आयरन के पास है x, और वहां पर आपने बताया कि साइनाइड के 6 माइनस का कंट्रीब्यूशन देंगे, और ये टोटल कितना देगा, इसका टोटल का कितना रहेगा, वो रहेगा 0। तो ये हो जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू +2। अब ये जो +2 आई है, ये +2 किसकी ऑक्सीकरण अवस्था है, ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था है आयरन की। तो हम क्या बताएंगे कि केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है कि जब इसने कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना लिया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो चलो बात की बात आ गई, यहाँ पर यह है कि अभी इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले कि किस किस तरीके की ऑक्सीकरण अवस्था में ये अपना पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन बना रहा है, किस तरीके के कोऑर्डिनेशन बंध बना रहा है, सहसंयोजी बंध बना रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे कि इसकी इस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। और ये हो गया इसका एग्जांपल। अब देखो अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि यार ये तो जो परिभाषाओं वाले जो सवाल होते हैं, या ऐसे जो न्यूमेरिकल वाले सवाल होते हैं, अब आप ये सोचते हो कि यार कितना लिखूं, कैसे लिखूं कि कितने नंबर आ जाएंगे। तो अगर आप देखोगे कि अरिविहान ऐप में हमारा एक फीचर है, वो क्या फीचर है कि अगर आप अपना पूरा का पूरा आंसर लिखते हो कॉपी के अंदर और उस फोटो को अपलोड करते हो, तो क्या होगा, हम आपको ये बता देंगे हमारे बोर्ड चेकर की मदद से कि ये जो आपने आंसर लिखा है, ये आंसर बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कितने नंबर दिला सकता है। मान लो आंसर आपसे मांग रहा था कि आपको 6 लाइन में लिखना है, आपने 1 लाइन में लिख दिया। आंसर वही है, लेकिन आपने 6 लाइन के बदले 1 लाइन में लिख दिया, तो आपको 4 नंबर के बदले कितने मिलेंगे, आपको मिलेगा 1 नंबर। तो अब आप कहोगे यार लिखा तो मैंने आंसर सही था, तो मेरे को 4 नंबर क्यों नहीं है। तो ऐसे में आपकी मदद कर सकता है हमारा बोर्ड चेकर। बोर्ड चेकर क्या करेगा, आप जो भी आंसर हमको प्रोवाइड करोगे, हम उसको आपको ये बता देंगे कि भैया आपका ये जो आंसर है ये 4 में से कितने नंबर के लाएगा, क्या ये 4 के 4 ले आएगा, 4 में से 3 लाएगा, 4 में से 1 लाएगा, या बिल्कुल भी नहीं लेके आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको अरिविहान। तो यही जब आप यहाँ से सीख रहे हो कि भैया क्या क्या करना है,
आप इसी को जब आप लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे और फिर अब आप बोर्ड चेकर में डालोगे तो आपको पता लग जाएगा कि रिविहान में आपको कितने नंबर मिल सकेंगे। मतलब जब भी आप इसको बोर्ड में लिखोगे तो ये नंबर, ये जो आपने कुछ आंसर लिखा है, ये आपको कितने नंबर दे पाएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास कि उपसहसंयोजी संख्या को उदाहरण सहित परिभाषित करो। देखो अगेन उदाहरण में सेम लेके चलता हूँ, ठीक है। अब देखो K4FeCN6 लेके चलता हूँ। अब यहाँ पर उपसहसंयोजन संख्या क्या है? अब उपसहसंयोजन संख्या उस संख्या को कहते हैं जितने उपसहसंयोजी बंध आपका केंद्रीय धातु परमाणु बनाता है। तो यहाँ पर कितने उपसहसंयोजी बंध, जितने भी आपको इस ब्रैकेट के अंदर देखने को मिलेंगे, तो कितने हैं? 6 है। तो यहाँ पर आपको 6 देखो साइनाइड आयरन से जुड़ा हुआ मिलेगा। 6 जगह आपको साइनाइड आयरन से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो गई? वो हो गई 6। ठीक है, तो उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है? उपसहसंयोजी संख्या वो संख्या होती है जितने नंबर से आपका जो लिगेंड होता है, लिगेंड जुड़ा होता है किससे? केंद्रीय धातु परमाणु से। चलो आगे बात करते हैं। आगे क्या है हमारे पास? आगे हमारे पास हाइड्रेट समावयवता को परिभाषा और उदाहरण सहित लिखिए। देखो ये भी आपको कहां देखने को मिलेगी? ये भी आपको देखने को मिलेगी उपसहसंयोजी यौगिकों के अंदर। अब हाइड्रेट समावयवता क्या होती है? हाइड्रेट समावयवता आपको तब देखने को मिलती है, मान लो आपका कोई यौगिक है, कैसा है? उपसहसंयोजी यौगिक है। कैसा है? जैसे मान लो आपके पास दो यौगिक है, दोनों के अंदर आपको मेटल देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको समावयवता पता ही है। समावयवता क्या होती है कि आपका जो रासायनिक सूत्र होगा वो एक जैसा होगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अंदर, ठीक है, संरचना सूत्र के अंदर। तो आपने कह दिया कि भैया दो मेटल है मेरे पास, मतलब मेटल आपका सेम ही है, दो यौगिक है आपके पास। आपने बोला मेरे पास इसमें तीन तरह के लिगेंड, ए, बी और एक है मेरे पास क्या? एक है मेरे पास H2। ठीक है, इस तरीके का है आपके पास। और आपने कहा जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास तीन H2O है और तीन H2O है आपके पास बाहर। अब ये जो H2O है ये किसके H2O है? ये जल योजन के H2O है, मतलब हाइड्रेशन के आपके पास यहाँ पर H2O है। ये आपके जो H2O के मॉलिक्यूल हैं ये इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं है, ये आपके जल योजन के H2O है। ठीक है, अब यहीं पर आपका दूसरा यौगिक है जिसमें क्या है? MaB। अब यहाँ पर का आपका एक H2O हो जाता है कब? ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके पास B भी है मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर B हो जाएगा 2 और H2O हो जाएगा एक कब, और ये H2O कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर से B जो है वो आ गया अंदर। अब इसमें हो क्या रहा है? इसमें देखो पूरा का पूरा आपको जो सूत्र मिलेगा, रासायनिक सूत्र मिलेगा, दोनों में एक जैसा, लेकिन अंतर कहाँ पड़ गया? अंतर सिर्फ इस बात में पड़ गया कि जो आपका H2O है, H2O भी क्योंकि लिगेंड की तरह बिहेव करता है, तो आपका H2O ने यहाँ पर एक H2O ने लिगेंड की तरह बिहेव नहीं किया। यहाँ पर आपके तीन H2O थे जो लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे थे, यहाँ पर इसने एक H2O ने बाहर जाके जल योजन की तरह बिहेव करना चालू कर दिया और बाहर से एक लिगेंड आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हाइड्रेट समावयवता, कि H2O की वजह से देखो पूरा का पूरा रासायनिक सूत्र एक जैसा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ H2O की वजह से जो आपके यौगिक है, यौगिक समावयवता दिखा रहे हैं। अब ये दोनों यौगिक अलग अलग है, लेकिन किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ H2O की वजह से, H2O के कोऑर्डिनेशन की वजह से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेट समावयवता। चलो आगे बात करते हैं। आगे हम क्या बात करते हैं? इटार्ड अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। तो इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है? पढ़ाई हुई है आपको, मैंने ही पढ़ाई हुई है, मुझे बहुत ठीक ठीक पता है कि इटार्ड अभिक्रिया में क्या होता है। इटार्ड अभिक्रिया में आपका होता है क्या? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होता है किसकी प्रेजेंस में? होता है क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में। किसका होता है? एलिफेटिक का होता है कि एरोमेटिक का होता है? एरोमेटिक का होता है। तो होता क्या है आपके पास, जैसे मान लो आपके पास कोई एरोमेटिक है, एरोमेटिक आपके पास कंपाउंड है जिसमें आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। आपने बोलना है कि मुझे इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। अगर मैं इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करूंगा किसके साथ? मेरे को करना है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2। मैं इसके साथ अगर ऑक्सीडेशन करवाऊंगा तो ये मुझे क्या देगा? ये मुझे देगा बेंजल्डिहाइड। इसने मुझे क्या दे दिया? इसने मुझे दे दिया बेंजल्डिहाइड। इस अभिक्रिया को बोलते हैं कि ये जो अभिक्रिया है ये इटार्ड अभिक्रिया है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने आपको पढ़ाई हुई है कि इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है, कि जब आप इस तरीके से क्रोमिल क्लोराइड के साथ ऑक्सीकरण करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है बेंजल्डिहाइड, और इसको हम क्या बोलते हैं? इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं कि आपकी इटार्ड अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो ये हो गई इटार्ड अभिक्रिया और ये हो गया इसका रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया क्या हुई? ऑक्सीकरण इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड का।
चलो जी, ये हो गया आपका इटार्ड अभिक्रिया। आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो उपयोग। देखो भैया, ये पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है इसके ऊपर पे, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके दो उपयोग बताने यार, दो उपयोग बताने में क्या दिक्कत है। पहला तो ये है कि ये आपके खाद्य पदार्थों में यूज होता है। जो आपने सिरका देखा होगा, एसिटिक एसिड और ये सब, ये आपके खाद्य पदार्थों में यूज होता है। हाँ भाई, खाने का नाम सुनकर तो मुझे बहुत मजा आ जाता है कि भैया खाद्य पदार्थों में यूज होता है। और ये सिरके विरके से तो आपकी चाउमीन वाउमीन पता नहीं क्या क्या, तो ये आपके यूज होता है कहाँ, खाद्य पदार्थों के अंदर। दूसरा कहाँ पर यूज होता है, अब मेरे को भैया अगर हो गया बुखार जुकाम, तो ये होता है दवाई के निर्माण के लिए। जब भी आपको औषधियां बनानी होती है, नई नई ड्रग्स बनानी होती है, ड्रग्स वो वाली जो दवाइयों की तरह यूज में आती है, गलत वाली मत समझ लेना। जब भी आपको ड्रग्स बनानी होती है, दवाइयां बनानी होती है, मेडिसिन बनानी होती है, तो वहां पर भी आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल यूज में आता है। चलो जी, दो उपयोग हमारे हो गए कार्बोक्सिलिक अम्ल। आगे देखते हैं, एथिलअमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है, कारण लिखिए। एथिलअमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है, ये भी आपको अगर इसी लेक्चर के शुरुआत में पता हो कि मैंने बताया था कि कैसे ज्यादा क्षारीय है, तो आपको बताया था कि ये होता है आपका अमोनिया। अब आपको करवाना है यहाँ पर एथिल ग्रुप, ये हो गया आपका एथिलअमीन, हो गया। अब आपको बताना है ये ज्यादा क्षारीय होता है, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी बाहर निकल जाएगा। जल्दी बाहर निकलने से क्या होगा, ये ज्यादा क्षार की तरह काम करेगा, इसीलिए ये इससे ज्यादा क्षारीय होता है। इसका और क्या कारण लिखना है, लेकिन अगेन कैसे लिखना है ये तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन आप लिखोगे कैसे, लिखोगे और कैसे नंबर लेके आओगे, ये आपको सीधा सीधा पता लगेगा बोर्ड चेकर के अंदर। जब आप बोर्ड चेकर में अपनी शीट डालोगे कि भैया आप बताओ मैंने इतना लिखा है, कितने नंबर लेके आऊं मैं, तो ये होता है आपके रिविजन पर सिर्फ और सिर्फ। चलो आगे देख लेते हैं जी, आगे क्या है हमारे पास। आगे है हमारे पास रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन के बीच में कोई दो अंतर बताओ। ये भी पढ़ाया हुआ है, मैं नहीं पढ़ाया हुआ है। क्या होता है जी, रेशेदार प्रोटीन आपके लंबे होते हैं और गोलाकार प्रोटीन आपके गोल होते हैं यूजुअली, मतलब ये आपको बोल दिया जाता है। हाँ सही बात है, रेशेदार प्रोटीन आपके स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, मतलब संरचनात्मक प्रोटीन होते हैं। मतलब ये क्या काम करते हैं, ये आपको संरचना देने का काम करते हैं। जबकि ये आपके किसकी तरह काम करते हैं, ये आपके एंजाइम की तरह काम करते हैं। जो आपके एंजाइम होते हैं वो लगभग आपके गोलाकार प्रोटीन में होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये जो होते हैं ये आपके किसका काम करते हैं, ये उत्प्रेरकीय काम करते हैं। जबकि ये क्या काम करते हैं, ये आपके संरचनात्मक काम करते हैं। जैसे बाल हो गए, बालों में इनका यूज होता है, या बाल इनसे बनते हैं, बाल हो गए, नाखून हो गए। और जबकि ये कहाँ होते हैं, ये आपके एंजाइम्स में काम आते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया या बाकी के जो भी आपके एंजाइम। तो ये हो गया आपका गोलाकार प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन के बीच में डिफरेंस। चलो भैया आगे बताओ, आगे क्या आता है हमारे पास। आगे आता है हमारे पास डीएनए और आरएनए में अंतर। अरे यार जैव अणु से बहुत सवाल आ रहे हैं, और ये ज्यादा ज्यादा नंबर के हैं, तो जब आप अंतर बताओगे, वैसे तो दो अंतर बोला है, तो लगभग 2 नंबर का सवाल है, लेकिन और भी नंबरों में आ सकता है। चलो फिलहाल हम 2 नंबरों के लिए बता देते हैं कि क्या डिफरेंस रहता है। सबसे पहला, डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। ये भी हमें पता है कि डीएनए में डबल हेलिक्स संरचना पाई जाती है, डबल हेलिक्स। जबकि आरएनए में क्या होता है, आरएनए में सिंगल हेलिक्स संरचना पाई जाती है। इसके साथ एक बहुत प्रमुख अंतर क्या, कि डीएनए में थाइमीन होता है, थाइमीन नाइट्रोजन क्षार होता है। इसको हम कैसे लिखते हैं हिंदी में, हिंदी में इसको लिखते हैं ऐसे, इसमें हमारा थाइमीन नाइट्रोजन क्षार होता है। वहीं पर आरएनए में हमारा क्या होता है, आरएनए में हमारा होता है यूरेसिल। हमारा जो नाइट्रोजन क्षार होता है आरएनए में यूरेसिल होता है, और डीएनए में क्या होता है, डीएनए में होता है हमारे पास थाइमिन। चलो भैया आगे बताओ। 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज है हमारे पास, तो 18 ग्राम ग्लूकोज है। ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 180। पहले ही निकाल लेता हूं कि इसके कितने मोल है यहाँ पर, इसके है मेरे पास 0.1 मोल, 0.1 मोल है। अब ये क्या बोल रहा है, 1 किलो पानी में घोल लिया जाता है, मतलब इसकी मोलैलिटी कितनी हो गई, 0.1 मोलल हो गया ये जो सोल्यूशन है आपका। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है 1.013 बार पानी किस तापमान पर उबलेगा। ठीक है, अगर आपको पता हो कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका, अगर इसको मोलल ऐसे नहीं करना तो आप इसको मोलल हिंदी में कर लो, हिंदी में कर लो या इंग्लिश में कर लो, ठीक है, मोलल। तो देखो क्या होता है, वो होता है डेल टीबी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय एम। ये क्या होती है हमारी मोलैलिटी।
तो डेल टी भी हमको निकालना है। उसने बोला कि किस तापमान पर उबलेगा, प्लस में उसने बता दिया कि के भी हमारे पास कितना है 0.52, तो 0.52 मोलैलिटी कितनी है 0.1 मोलल है। अब इसने क्या बोला है कि टीबी बताओ, डेल टीबी बताओ। तो डेल टीबी कैसे निकालेंगे, डेल टीबी के लिए पहले तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0.052। अब नॉर्मली पानी किस टेम्परेचर पर उबलता है, नॉर्मली पानी उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इसने बोला है कि इतने टेम्परेचर का रेस हो जाए, ठीक है। तो अब जो पानी उबलेगा वो 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा। ये जो आपका विलियन है, ये विलियन किस पर उबलेगा, ये आपका विलियन उबलेगा 100.052 पर। चलो बढ़िया, आगे बताओ, आगे देखते हैं। प्रथम और द्वितीय कोटि की प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखिए। चलो जी, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या, फर्स्ट, और फिर हम लिख लेते हैं सेकंड। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई की मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। अभी मैं आपको वो ट्रिक यूज करके भी दिखाऊंगा कि दोनों में, वैसे मैंने आपको एक बार और यूज करके दिखाई है, एक बार और यूज करके दिखा देता हूँ कि क्या अंतर होता है। तो प्रथम कोटि के लिए जो स्थिरांक की इकाई होती है वो क्या होती है, सेकंड इनवर्स, और द्वितीय कोटि के लिए जो स्थिरांक की इकाई होती है वो होती है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, लीटर की पावर में एक जोड़ना है, इसमें लीटर की पावर 0 होती है, एक जोड़ो क्या मिलेगा, एक मिलेगा। मतलब ये जो आपकी इकाई है, ये जो आपकी इकाई है वो किसके लिए है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है। इसमें लीटर की पावर में एक जोड़ो, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो मतलब ये किसके लिए है, ये आपकी द्वितीय कोटि के लिए। चलो भैया, हमारे पास एक और सवाल हो गया। क्या है यार, हम तो सवालों पे सवाल किए जा रहे हैं। अब है निम्न को परिभाषित कीजिए। क्या क्या परिभाषित कर रहे हैं, दर निर्धारक पद क्या होता है और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो दर निर्धारक पद को आराम से समझो। देखो, जब भी मान लो कि आपके स्कूल में एक रेस हो रही है, ठीक है, एक रेस हो रही है, और स्कूल में क्या है कि 10 बच्चे दौड़ रहे हैं मान लिया, ठीक है। आप बोला भागो, अब 10 बच्चे भागना चालू करते हैं, 100 मीटर की रेस है मान लिया। अब एक बच्चा है जो बहुत तेजी से भाग जाएगा, वो पहुंच जाएगा, लेकिन हम तब तक रेस को खत्म नहीं मानेंगे जब तक जो आखिरी बच्चा है वो भी फिनिश लाइन तक ना पहुंचे। दर निर्धारक पद में भी यही होता है कि जब भी आपको किसी भी अभिक्रिया का दर निर्धारित करना होता है तो आप उस पद को पकड़ते हो जो पद सबसे धीमा चल रहा हो, क्योंकि जब तक सबसे धीमा नहीं होगा तब तक सबसे तेज भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक धीमा पद होता होगा तब तक तो तेज पद तो कभी भी हो जाएगा। मतलब तेज पद के साथ आप किसी भी प्रतिक्रिया का दर कैसे निर्धारित करोगे, क्योंकि सबसे जो ज्यादा टाइम लेगा उस प्रतिक्रिया के होने में वो सबसे धीमा पद ही लेगा। तो दर निर्धारक पद क्या होता है, वो पद होता है जो किसी भी अभिक्रिया के दर को निर्धारित करता है। अब ये तो सीधे से ही पता लग जाएगा कि भैया दर निर्धारक है, लेकिन लेकिन यहाँ पर खेल क्या है कि जो सबसे धीमा पद होता है, जो भी किसी भी अभिक्रिया के लिए सबसे धीमा पद होता है, वो उस अभिक्रिया का दर निर्धारक पद होता है। अब बात आ गई अभिक्रिया की कोटि की। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, मैंने आपको अभी बताया था कि जो आपका वेग नियम है, वेग नियम में जो आपकी प्रतिक्रियाशील प्रजाति है उनकी घातांकों का जो योग है, उनकी घातांकों का जो योग है वो आपकी अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो ये हो गई आपकी अभिक्रिया की कोटि। चलो बढ़िया, आगे बताओ। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में कोई 3 अंतर लिखिए। क्या क्या अंतर होते हैं, अब ये अंतर भी हमको समझना बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ आ गए हमारे डी ब्लॉक के, यहाँ पर आ गए हमारे एफ ब्लॉक के। चलो सबसे पहले देख लेते हैं डी ब्लॉक। सबसे आसान तो यही है कि डी ब्लॉक का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा डी ब्लॉक के अंदर। और एफ ब्लॉक का कहाँ जाएगा, यार सीधी सी बात है, एफ ब्लॉक का जाएगा एफ ब्लॉक के अंदर, सीधी सी बात है। अब देखते हैं जी, अब इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं संक्रमण तत्व। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्यों बोलते हैं भैया बताइए हमको, क्योंकि एस और पी के बीच में ब्रिजिंग का काम करते हैं, एस और पी के बीच में सेतु का काम करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व, ठीक है। चलो भैया और बताओ, और क्या डिफरेंस होता है। ये जो आपके प्रकृति में है स्थायी होते हैं, आमतौर पर आप देखोगे कि ये स्थायी पाए जाते हैं, और आपको दिखेगा जो आपके आंतरिक संक्रमण तत्व हैं वो प्रकृति के अंदर आंतरिक संक्रमण तत्व थोड़े थोड़े रेडियो एक्टिव भी होते हैं, थोड़ी थोड़ी रेडियो एक्टिविटी भी दिखाते हैं, ठीक है।
पहला क्या, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डी में जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एफ में जाएगा। संक्रमण तत्व होते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं, स्थायी होते हैं जनरली, और ये क्या होते हैं, जनरली रेडियो एक्टिवता प्रदर्शित करते हैं। चलो आगे बताओ, आगे क्या है मेरे पास, आगे मेरे पास लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बीच में कोई 3 अंतर लिखिए। चलो जी, सबसे पहला बताऊं, सबसे पहला नाम में कि ये लैंथेनम से स्टार्ट होते हैं और ये एक्टिनम से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला क्या, नाम से ही पता लगता है कि सबसे पहले वाले जो है हमारे पास वो लैंथेनम से शुरू होता है, और ये कहां से शुरू होते हैं, ये आपके एक्टिनम से शुरू होते हैं। वाह यार, ये तो बहुत अच्छा डिफरेंस बता दिया, इसको तो याद भी नहीं करना, सीधी सी बात है ना। अब दूसरा क्या होता है, इनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, और इनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 5f में जाता है। वाह यार, ये भी बहुत अच्छा कर दिया आपने, एक 4f का हो गया और एक 5f का हो गया। इसके अलावा इनमें क्या होता है, अब आप देखोगे कि जो लेंथेनाइड्स होते हैं, लेंथेनाइड्स आपके कम कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, मतलब इनमें जो संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है वो कम होती है, ये कम संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, कम संकुल बनाने की प्रवृत्ति, ठीक है, कम संकुल बनाने की प्रवृत्ति। वहीं पर जो आपके एक्टिनोइड्स होते हैं, एक्टिनोइड्स आपके संकुल अधिक बना पाते हैं, ठीक है, जो आपके एक्टिनोइड्स होते हैं अधिक संकुल बनाने की प्रवृत्ति, अधिक संकुल बनाने की प्रवृत्ति एक्टिनोइड्स दिखाते हैं। चलो भैया आगे बताओ, आगे क्या होता है, आगे होता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। अच्छा, पहली कौन सी है, एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। अरे वाह यार, चलो देखो, एल्किल हैलाइड प्रतिक्रिया करता है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, किस किस को याद आ रहा है क्या है, विलियमसन सिंथेसिस, क्या बनेगा, ईथर बनेगा, आर ओ आर, अगर इसको ओ डैश करते हैं तो आर ओ आर डैश, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। एल्काइल हैलाइड अगर सोडियम एल्कोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो आपका क्या बनता है, ईथर बनता है। चलो दूसरा, फिनॉल को जिंक पाउडर के साथ गर्म किया जाता है, ये रहा आपका फिनॉल। फिनॉल को जब जिंक के साथ आश्रित किया जाता है तो क्या बनता है, अरे सिंपल है यार, कुछ नहीं बनता, सबका राजा बनता है। क्या बनता है सबका राजा, बेंजीन। आपका क्या बनता है, बेंजीन बनता है। अगला क्या है, अगला है एथिल अल्कोहल। सबसे पहले तो एथिल अल्कोहल देख लो भैया, एथिल अल्कोहल को गर्म किया जा रहा है किसके साथ, H2SO4 के साथ। वाह, लेकिन 413, 444 नहीं है, 413 है। जब भी 413 पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो आपको मिलता है ईथर। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका वापस से बन जाएगा ईथर। 443 होता तो आपका क्या होता है, निर्जलीकरण हो जाता है, 3 बन जाता, लेकिन 413 केल्विन पर हो रहा है तो आपका क्या बनेगा, ईथर बनेगा। ठीक है जी, चलो क्या बात है, सब हो गया हमारा। तो आगे बताओ, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना लिखिए। अरे वाह, आईयूपीएसी, चलो आईयूपीएसी नाम पता है तो यौगिक बना। सबसे पहले 4 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन 1 ऑल, इतना लंबा नाम है, बहुत हार्ड होगा क्या, जी बिल्कुल नहीं। पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। वाह यार, फिर क्या बोला उसने, एक पर ऑल, ऑल मतलब OH आ जाएगा। वाह यार, अगर मैं कर दूं तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 2 3 पर डाई मिथाइल, तो 2 और 3 पर मैंने क्या कर दिया, डाई मिथाइल कर दिया। चलो जी, 2 मिथाइल कहाँ आ गए, 2 और 3 पर। और क्या कहा है इसने, 4 पर क्लोरो, तो लो भैया 4 पर क्लोरो, तो क्या ये हो गया क्या, हाँ जी ये हो गया। चलो जी, आगे नेक्स्ट क्या है, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, ये रहा आपका 2 इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। ये आपका आ गया क्या, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। वाह यार, 2 पर इथॉक्सी ग्रुप है और ये क्या है आपका, ये है आपका प्रोपेन, तो इसको हम बोलेंगे 2 इथॉक्सी प्रोपेन। चलो आगे बताओ, 2 6 डाई मिथाइल फिनॉल। वाह, अब ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास फिनॉल। इसने क्या बोला, 2 पर और 6 पर, तो इसकी भी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। तो इसने बोला 2 पर मिथाइल कर दो और 6 पर मिथाइल कर दो, ये कुछ नहीं है, कुछ सोच मत लेना। 2 पर मिथाइल और 6 पर मिथाइल, तो 2 6 डाई मिथाइल फिनॉल, तो ये हो गया आपका 2 6 डाई मिथाइल फिनॉल। वाह, आगे देखते हैं भैया, आगे है SN1 और SN2 की क्रियाविधि लिखिए। अगेन
ये लंबे लंबे सवाल है। ये आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। कॉपी में लिखने के बाद हमारे जो बोर्ड चेकर हैं, बोर्ड चेकर्स में इसको डालना है और जानना है कि मैंने जितना लिखा है वो सफिशिएंट इनफ है कि नहीं है कि मुझे पूरे के पूरे नंबर मिल सके। चलो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी क्रियाविधि क्या होती है। तो SN1 क्या होती है, SN1 को क्या बोलते हैं हम, एक आणविक, और इसको हम क्या बोलते हैं, द्विआण्विक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या फिर SN1, ठीक है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर SN2, सॉरी दिस इज SN2, या फिर बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इनमें अंतर क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपका RX है तो सबसे पहले इसमें RX टूटता है किसमें, R प्लस में और X माइनस में। फिर क्या होता है, फिर आपका आता है क्या, न्यूक्लियोफाइल। अब आपका जब न्यूक्लियोफाइल आता है तो ये क्या करता है, ये बना लेता है RNU। ये आपकी हो गई SN1 की मैकेनिज्म। अगर आपसे कोई कहे SN2 की मैकेनिज्म, तो ये होता है आपका RX विथ न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है, ये आपकी बनाता है RNU, और साथ ही साथ इसमें क्या होती है आपकी, ये पूरा का पूरा ट्रांजिशन स्टेट में रहता है, और X। ठीक है, फिर क्या होता है आपके पास, अभी इसको हटा देते हैं। फिर क्या होता है आपके पास, फिर ये रिएक्शन आगे जाती है और ये यहां से बाहर निकल जाता है और ये यहां से पूरी तरीके से अंदर आ जाता है, और ये क्या बना लेता है, RNU। ठीक है, इसको हम बोलते हैं SN2, द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको हम बोलते हैं SN1, एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलो वाह, आगे बताओ। अगेन ये सिर्फ इतना सा है नहीं, ये इतना सा आपको समझाने के लिए ताकि आप जल्दी से समझ जाओ, लेकिन कितना लिखना है वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा। निम्नलिखित अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। अच्छा, कौन कौन सी है, सैंड मेयर अभिक्रिया और फिटिक अभिक्रिया। अब सैंड मेयर अभिक्रिया में क्या होता है, आप सबको पता है, आप सब लोग बहुत होशियार हो। हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं डाइअजोनियम लवण। डाइअजोनियम लवण के साथ किसकी अभिक्रिया करवाते हैं, हम करवाते हैं कॉपर के लवण की, कॉपर के हैलोजन लवण की, CuCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। या फिर यहां पर हम क्या करेंगे, या फिर हम यहां पर क्या करेंगे, CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr। लेकिन देखो एक कंडीशन मस्ट है, जिस भी हैलोजन का आपका कॉपर होगा, कॉपर का लवण होगा, उसी हैलोजन का आपका क्या होगा, उसी हैलोजन का आपका एसिड होगा। जैसे यहाँ पर क्लोरीन है तो यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है तो यहाँ पर आपका ब्रोमीन है, और बनेगा क्या, बनेगा आपका कुछ नहीं, हेलोबेंजीन, या तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा अगर ऊपर वाले से जा रहे हो तो, और नीचे वाले से जा रहे हो तो, नीचे वाले से जा रहे हो तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। दोनों में से कोई एक ही बनेगा, दोनों साथ में नहीं होती है, मैंने बस बताने के लिए बताया है। वैसे यही होती है आपकी, मैं बस बता रहा हूँ कि अगर इससे नहीं जाओगे, नीचे वाले से जाओगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ये हो गई आपकी क्या, सैंडवेयर हो गई। अब है आपकी फिटिक। फिटिक में क्या होता है भैया, फिटिक में सिंपल सिंपल लिखता हूँ, इतना भी क्यों, ArX प्लस 2Na प्लस ArX क्या बनेगा, बाइफिनाइल, मतलब AR। ये सबसे सिंपल तरीका है, जिनको भी मतलब थोड़ा कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा, उनको लिखना है फिटिक क्या होती है, तो ऐसे लिख दो, हो जाएगा। अगर अच्छे से लिखनी है फिटिक कैसे होती है, तो अच्छे से ऐसे होती है। ये हो गया आपका बेंजीन, X ले लो प्लस 2Na, फिर एक X ले लो, और ये हो गया आपका बेंजीन, और इसने यहां से इस तरीके से इसको कर लिया बाहर, और नीचे आपका क्या बन गया, नीचे आपका बन गया बाइफिनाइल। बेंजीन ही बनाना यार, मैं तो ऐसे गोले खींच दे रहा हूँ बस, लेकिन बेंजीन बनाना तुम लोग, क्योंकि टीचर ऐसे गोले नहीं देखता। बेंजीन पता है ना कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, मैं तो खाली ऐसे गोले खींच दे रहा हूँ, तुमको ऐसे बनाना है। तो ये हो गई आपकी फिटिक अभिक्रिया। चलो जी आगे देखते हैं। तो भाई विद्युत रासायनिक सेल का नामांकित चित्र बनाना है हमारे सवाल। अब नामांकित चित्र कैसे बनाते हैं भैया, सबसे पहले तो एक चीज देख लो, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोड। सबसे पहले तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, कि हमें संरचना बता दी, तो संरचना पहले बात कर लेते हैं। तो संरचना में क्या क्या होता है हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड में क्या क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोड में हमारे पास होते हैं एनोड और कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड ये होता है जब आप किसी धातु की छड़ को, जब आप किसी धातु की छड़ को डिप करते हो उसी धातु के सॉल्ट के सॉल्यूशन में, इसी धातु का अगर कोई लवण है उसका आपने कोई विलयन बनाया, जब आप इसी विलयन के अंदर, इसी विलयन के अंदर उसी धातु की छड़ को डुबो देते हो, तो वहां पर क्या आता है, वहां पर एक पोटेंशियल जनरेट होता है, और इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोड है। ठीक है,
अब क्या है कि हमें इलेक्ट्रोड पता लग गया, तो सबसे पहले जो यहाँ पर किसी भी सेल की संरचना में अगर मैं बात करूं तो मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रोड प्रयोग में आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड में मैंने क्या बताया कि आपके एनोड हो सकते हैं और कैथोड हो सकते हैं। चलो, इसके अलावा क्या यूज होता है, इसके अलावा हमारे पास यूज होता है, इसके अलावा हमारे पास यूज होता है जो हमारा, देखो इलेक्ट्रोड में मैंने बताया कि धातु की छड़ तो होगी, सोल्यूशन भी होगा। फिर एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं लवण सेतु। ठीक है, लवण सेतु क्या होता है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लवण सेतु में क्या होता है कि आपकी, जब हमने बताया था सॉल्ट ब्रिज के कार्य बताओ, हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है, कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी रहेगी वहां पर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी के साथ क्या रहेगा वहां पर, ये तुम्हारे पास सर्किट को पूरा करेगा, आपका जो परिपथ है उसको पूरा करेगा, और जो आपकी विद्युत उदासीनता है इसको बनाए रखेगा। ठीक, ये हमने सॉल्ट ब्रिज का बताया था, तो ये हो गया हमारे पास लवण सेतु। इसके अलावा हम क्या यूज करते हैं, इसके अलावा जब भी हमको सेल बनाना होता है तो इसके अलावा हम यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर। हमें पता भी तो लगना चाहिए कि भैया कितना बना कितना नहीं बना, तो हम गैल्वेनोमीटर भी यूज करते हैं। ठीक, इसके अलावा हम क्या यूज करते हैं, इसके अलावा हम यूज करते हैं कुंजी। कुंजी काहे के लिए यूज करते हैं, कुंजी नकल मारने के लिए यूज नहीं करते हमेशा। यहाँ पर कुंजी यूज की जाती है स्विच एज अ ऑन ऑफ बटन। ठीक है, कि आप ऑन करोगे स्विच या ऑफ करोगे, जिससे आपका सर्किट पूरा होगा या नहीं होगा। ठीक, अब चलो हमें ये पता लगे कि संरचना में क्या क्या होता है, संरचना के जो क्या क्या होते हैं और किस किस तरीके से बने होते हैं। अब हमें देखना है कि ये सेल कैसे बनता है। तो सेल में क्या होता है भैया, सेल में आपके हमने ले लिए दो इलेक्ट्रोड, क्योंकि देखो होने को एक इलेक्ट्रोड में भी विभव उत्पन्न होता है, लेकिन जब भी आपको चाहिए कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बाहर चाहिए, विद्युत बाहर चाहिए, तो आपको दो इलेक्ट्रोड यूज आएंगे, एक होता है आपका कैथोड, एक होता है आपका एनोड। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड बनाया, यहाँ पर आपने एक सेल के अंदर आपने सोल्यूशन भरा और उसमें आपने उस मेटल की, उस धातु की आपने छड़ डुबो दी। सेम चीज आपने दूसरे में भी की। ठीक है, अब आपने दोनों में छड़ छड़ डुबो दी। अब ये छड़ डुबोने के बाद होगा क्या, यहाँ पर विभव जनरेट होगा, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मुझे इससे विद्युत चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसको जोड़ दूंगा तार की मदद से। ठीक है, तार की मदद से जोड़ दूंगा और यहीं पर मैं लगा दूंगा मेरा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहाँ पर मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और यहीं पर मान लो मैंने अपनी एक कुंजी भी लगा दी जिससे मैं स्विच ऑन ऑफ करूँ। अब क्या यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, नहीं होगी। अब यहाँ पर मेरा काम क्या लगेगा, यहाँ पर मेरा काम लगेगा लवण सेतु। ठीक है, लवण सेतु के अंदर आपके केसीएल का सॉल्यूशन भरा हो सकता है कि भैया आपके यहाँ पर से आपके चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए पूरी की पूरी मदद मिल जाएगी, आपका आवेश ट्रांसफर हो जाएगा, साथ साथ आपका जो भी आवेश तो ट्रांसफर हो ही जाएगा, आपका पूरा का पूरा सर्किट भी पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नामांकित चित्र। नामांकित चित्र में आपका हो गया, मान लो ये आपके कैथोड में आपने लिया हुआ है, ये जिंक लिया हुआ है आपने। ठीक है, और यहाँ पर आपने एसी का ZnSO4 का आप सोल्यूशन ले लोगे, ZnSO4 हो गया। यहाँ पर आपने कॉपर लिया हुआ है मान के चलो, और यहाँ पर आपने CuSO4 का सोल्यूशन ले लिया। ठीक है, ये आपका हो गया गैल्वेनोमीटर, ये आपका हो गया गैल्वेनोमीटर, ये आपका हो गया गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका लवण। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका क्या बना लोगे, ये आप बना लोगे इसका नामांकित चित्र। ठीक, इस तरीके से इसका नामांकित चित्र है। अब मैं बात करता हूँ कि मुझे लिखनी है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होगा, जो जिंक है, जिंक क्या करेगा, जिंक होगा ऑक्सीकृत और देगा क्या, दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गई आपकी एक रिएक्शन, इसको हम बोलेंगे अर्ध सेल की रिएक्शन, ये आपकी अर्ध सेल की रिएक्शन। और दूसरे अर्ध सेल के अंदर क्या हो रहा होगा, दूसरा अर्ध सेल क्या करेगा, वहां पर आपका कॉपर 2+ से दो इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या करेगा, कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब क्या होगा, एक तरफ आपकी छड़ में से आपका जो जिंक है वो सोल्यूशन में आएगा, वो Zn+2 बनाएगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, आपके सोल्यूशन में से कॉपर कहां जाएगा, आपके छड़ की तरफ जाएगा। देखो सॉलिड से कहां जा रहा है, एक्वस में आ रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, एक्वस से कहां जा रहा है, सॉलिड में जा रहा है। तो ये हो गई इसकी रासायनिक अभिक्रिया। चलो आगे हमारे पास सवाल आता है, आगे हमारे पास सवाल आता है कि आपको निम्नलिखित को एसिटिक अम्ल से तैयार करना है। आपके पास एसिटिक अम्ल रहेगा और आपको क्या बनाना है, आपको बनाने हैं ये चार चीज। एसिटिक अम्ल हमको पता है, एसिटिक अम्ल हमको पता है कि CH3COOH होता है। हमको सबसे पहले बनाना है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड में आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी को गर्म कर देना है बहुत ज्यादा, लगभग 800 केल्विन तक गर्म कर दो। इसमें होगा क्या, एनहाइड्राइड बना, इसको आप गर्म कर दो, इसमें होगा क्या कि ये सीधा सीधा
जल का एक अणु बाहर कर देगा, जल का एक अणु बाहर करके हो जाएगा संघनित और क्या बना लेगा, और ये आपका बना लेगा एसिटिक एनहाइड्राइड। आपको सिर्फ और सिर्फ इसको क्या कर देना है, गर्म कर देना है, बहुत गर्म कर देना है। H2O बाहर निकलेगा और आपका एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। चलो जी, दूसरा हमको क्या बोल रहा है, दूसरा हमको बोल रहा है एथाइल एसीटेट बनाना। अच्छा, तो हम वापस ले लेते हैं, वापस ले लेते हैं और अभिक्रिया किससे करवा देते हैं, और हम अभिक्रिया करवा देते हैं, और हम अभिक्रिया करवा देते हैं एथाइल अल्कोहल से। जब हम एथाइल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो भी ये क्या करेगा, तो ये आपका बना लेगा CH3CO C2H5, ये आपका बना लेगा एथाइल एसीटेट। इसमें आपका क्या बाहर होगा, इसमें भी आपका एक H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपका एक H2O बाहर हो जाएगा और इसने क्या बना लिया, इसने बना लिया एथाइल एसीटेट। यहाँ क्या बन गया, आपका एस्टर बन गया। नेक्स्ट है, इसने बताया कि आपको एसीटामाइड बना। अब एसीटामाइड कैसे बनेगा भैया, एसीटामाइड भी देख लो। एसीटामाइड बनाने के लिए आप इसकी रिएक्शन कराओगे अमोनियम कार्बोनेट के साथ। ये हो गया आपका अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा CH3COONH4, ये आपको मिलेगा। अब जब आप इसको फर्दर गर्म करोगे तो गर्म करते ही आपको क्या मिलेगा, गर्म करते ही आपको मिल जाएगा एमाइड, ये मिलेगा आपको एमाइड। ठीक है, ये आपका मिल गया एसीटामाइड, ये आपका एमाइड बॉन्ड होता है। CONH2 को क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं। चलो, अब बात आ गई एथाइल अल्कोहल। तो एथाइल अल्कोहल कराने के लिए आपको पता होगा कि जब आपको अल्कोहल से एसिड बनाना होता है तो आप ऑक्सीकरण कर देते हो। अब आपको एसिड से अल्कोहल बनाना है तो आप क्या करोगे, आप चेन करवा दोगे। आप चेन किससे करवा दोगे, आप चेन करवा दोगे LiAlH4 के साथ। LiAlH4 के साथ जब आप इसका चेन करवा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा C2H5OH। ठीक है, इसका आपका मिल गया C2H5OH एथाइल अल्कोहल। चलो, तो ये हो गया आपका खत्म। तो ये हमने एमपी बोर्ड केमिस्ट्री के 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिया। आपके बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, बहुत सारे नंबर। क्यों, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर तो देख लिया। अब बात फिर वही आ गई कि मैंने आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट तो बता दिए, लेकिन जब आप पेपर में लिखोगे तो कितना लिखोगे, कैसे लिखोगे और कितने नंबर ला पाओगे, उसके लिए आपको क्या करना है, मैं लेक्चर में भी बता चुका हूँ, जाते जाते भी बता रहा हूँ। आपको हमारे बोर्ड चेकर्स की मदद से अपने पेपर को एनालाइज करना है कि मैं कितना लिखूंगा तो कितने नंबर आएंगे। आपके नंबर ज्यादा आएंगे तो हमारे लिए बढ़िया, हमारे लिए बढ़िया और आपके लिए बढ़िया। ठीक है जी, इसी तरीके से अपने नंबर बढ़ाने के लिए आप पढ़ते रहिए अरिविहान के साथ और अपने बोर्ड परीक्षाओं के चैंपियन।